हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और अभी हमने जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट की हुई है जिसमें हम जनरल साइंस के एमसी क्वेश्चनों को आपके सामने प्रैक्टिस कर रहे हैं। अभी तक की क्लास में हमने 9 क्लासों के अंदर साइंस के कुछ पोर्शन को कंप्लीट कर लिया है, जिसके अंदर हमने सबसे पहले बायोलॉजी वाले पोर्शन को स्टार्ट किया हुआ है। तो अभी हमारी बायोलॉजी वाली सीरीज चल रही है, आगे फिजिक्स की है, हमारी केमिस्ट्री की है, ये सीरीज भी आपके सामने आगे रहेगी। तो सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कनावत एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। और सभी लोग अभी जिन्होंने भी क्लास को ज्वाइन नहीं किया है वो सभी लोग क्लास को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। मैं बंटी सिंह रावत आपके सामने बायोलॉजी की अभी हाल की एक क्लास 10th है आपकी, इस सीरीज को आपके सामने लेकर आया हूँ। और जिसके अंदर हम बायोलॉजी से रिलेटेड प्रीवियस एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं उन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो जितने भी एग्जाम है आपके ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जैसे कि एसएससी है, सीजीएल है, सीएचएसएल है, सीपीओ है, एमटीएस है, रेलवे है और अदर एग्जाम जहां भी साइंस का वेटेज आपसे अच्छा खासा जहां पूछा जाने वाला है, उनके लिए आपकी एक बहुत जबरदस्त सीरीज रहने वाली है। तो आज हमारी इस क्लास 10th के अंदर हम आपको क्वेश्चन नंबर 301 से लेकर 350 तक क्वेश्चनों को आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बात करते हैं, स्लाइड की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें हमें क्वेश्चनों का जो पैटर्न दे रखा है ना, वो पहला क्वेश्चन की बात हम करते हैं आपसे सामने। सबसे पहला क्वेश्चन हमें 301 का जो दे रखा है ना, उसमें हमसे पूछा गया है कि बरसात के दिनों में भूमि फिसलनदार हो जाती है, इसका कारण क्या है भाई? तो बरसात के समय में जहाँ पर लंबे समय तक पानी भरा रहता है वहाँ चिकनाहट पैदा हो जाती है और वो जमीन क्या हो जाती है, फिसलनदार हो जाती है। ऐसा हमारे पास जो होता है ना, वो एल्गी की वजह से होता है, जिसे हम शैवाल कहते हैं भाई। शैवाल की वजह से होता है ऐसा, ठीक है, शैवाल की वजह से ऐसा होता है भाई। 4 ऑप्शन हमें ऐसे दे रखे हैं, जिनमें से हमें बताना है क्या हरित शैवाल के कारण या नील हरित शैवाल के कारण या मॉस के कारण या ब्राउन शैवाल के कारण। तो भाई सभी लोग कमेंट में अपने आंसर दीजिए। तो बात करते हैं भाई क्वेश्चन की फिसलन की जो वजह हो जाती है ना बरसात के समय पर, वो होती है हमारी नील हरित शैवाल के कारण। अक्सर आपने देखा होगा कि जहाँ पर पानी लंबे समय तक भरा रहता है उस समय पर ग्रीन कलर की जो है ना हमारी शैवाल, जिसे हम एल्गी कहते हैं, जिसे आम भाषा में हम काई भी बोलते हैं, चोई भी बोलते हैं, उसकी वजह से फिसलन पैदा हो जाती है। तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई? बी आंसर क्लियर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम, और अगला क्वेश्चन है हमारा 302। और 302 में हमसे पूछा गया है कि लाल जो सागर है ना, रेड सी का जो लालपन होता है वो किसके कारण होता है? लाल सागर का पानी हमें लाल दिखाई देता है, उसके पीछे वजह क्या है भाई? इसके पीछे भी वजह हमारी एक यही है, क्या? शैवाल। तो 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, सागर में उपस्थित लाल रंग के कारण, या सागर में उपस्थित जल में ट्राइकोडेस्मियम ट्राइथ्रियम की उपस्थिति के कारण, या लाल शैवाल, या उपरोक्त सभी। ऐसा हमें ऑप्शन में दे रखा है उसमें। क्लियर बात? तो बात करते हैं, देखो लाल सागर का लाल पानी जो होता है ना भाई, सभी लोग जवाब दीजिए अपने अपने। लाल सागर का पानी जो लाल होता है वो किसकी वजह से हमें दिखाई देता है? तो लाल सागर के अंदर भी हमें यही एल्गी पाई जाती है, शैवाल पाई जाती है। इसका नाम क्या है हमारे पास? लाल सागर के जल में ट्राइकोडेस्मिक क्राइस्थेम की उपस्थिति के कारण हमें सागर कैसा दिखाई देता है? लाल दिखाई देता है। क्लियर बात? तो आंसर हमारा इसका क्या हो जाएगा भाई? बी वाला इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन हम अगले की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 103, सॉरी 303, जिसमें हमसे पूछा है कि एंटीबायोटिक क्लोरो क्लोरेलिन प्राप्त होती है। एंटीबायोटिक हमें किससे प्राप्त होती है भाई? इसकी हमें बात करनी है, जिन्हें हम प्रतिजैविक औषधियां कहते हैं। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, जीवाणु से, विषाणु से, या शैवाल से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। भाई फटाक से आंसर दीजिए कि एंटीबायोटिक हमें किससे प्राप्त की जाती है भाई। ठीक है, 4 ऑप्शन है, जीवाणु, विषाणु या शैवाल। तो सही जवाब हमारा इसका जाएगा कि जो एंटीबायोटिक हमें औषधियां जो प्राप्त होती है ना, वो जिसमें हमसे पूछा है कि क्लोरेलिन जो प्राप्त होती है ना, वो हमारी प्राप्त होती है किससे? शैवाल से। तो सी हमारा आंसर इसका चला जाएगा। क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है 304, और 304 में बोला है अधिकांश शैवाल में संग्रहित भोज्य पदार्थ है। जो शैवाल हमारे पास हैं, जिसको हम एल्गी बोल रहे हैं, उन एल्गियों के अंदर जो संचित फूड मटेरियल जो होता है ना, वो क्या रहता है? ये जवाब हमें इसका देना है भाई। ठीक है, तो बात करते हैं, जैसे ग्लाइकोजन के रूप में, या फैट के रूप में, या सेलुलोज के रूप में, या स्टार्च और ऑयल के रूप में। 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई, फटाक से आंसर दीजिए इनके सभी लोग। तो भाई बात करते हैं
कि जो अधिकांश शैवालों के अंदर जो फूड मटेरियल जो संचित रहता है ना, वो रहता है हमारा किसके रूप में, स्टार्च और ऑयल के रूप में भाई। स्टार्च हमारा जिसे हम मंड कहते हैं भाई, मंड, स्टार्च की वजह से इस रूप में इनके अंदर फूड मटेरियल संचित रहता है। इसलिए अधिकांश शैवाल का उपयोग, कुछ शैवाल का उपयोग भोजन के रूप में भी किया जाता है। अंतरिक्ष यात्री भी भोजन के रूप में इस शैवाल का उपयोग करते हैं। क्लियर? तो आंसर हो जाएगा हमारा इसका क्या, डी। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे आते हैं जिसमें हमें 305 क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें पूछा है जलीय काई, वाटर ब्लूम का कारण क्या है भाई। पानी के अंदर अक्सर आपने देखा होगा कि जलीय काई बन जाती है, ये ब्लूम बनता है, वो ब्लूम किसके कारण हमें दिखाई देता है, तो वो क्या है भाई। अक्सर आपने पानी में ग्रीन ग्रीन बहुत ज्यादा फिसलन वाली काई देखी होगी, जस्ट अभी क्वेश्चन हमने पढ़ा था, तो भाई इसका कारण भी यही है भाई। हमारा आंसर जाएगा हमारा इसका क्या, डी वाला, नीलहरित शैवाल के कारण ऐसा ब्लूम बनता है भाई। पानी के अंदर, नदियों में देखा होगा आपने, तालाबों में इसको देखा होगा, जहां पानी इकट्ठा भरा रहता है, ठीक है, वहां भी देखने को मिल जाता है, और जहां पानी बहता हुआ भी रहता है वहां भी हमें ये नीलहरित शैवाल अक्सर देखने को मिल जाती है। आंसर हमारा 305 का हो जाएगा। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा है कि मांस में संवहन ऊतक बने होते हैं भाई। मांस भी एक प्लांट है भाई, सूक्ष्म प्लांट है, जिसके अंदर हमसे पूछा गया है कि इसके अंदर ऊतक बने होते हैं भाई। वो किसके बने होते हैं भाई? तो इसके अंदर जो ऊतक बने होते हैं ना भाई, इसका आंसर सभी लोग जवाब दे। मृदुतक है, स्थूल कोण ऊतक है, जाइलम है, या फ्लोएम है। 4 ऑप्शन में फटाक से आंसर दीजिए भाई सभी लोग। तो 306 क्वेश्चन का आंसर हमारा चला जाएगा क्या, ए वाला, जिसमें हमसे पूछा है क्या वो मृदुतक के बने होते हैं भाई। याद रखना है सभी लोगों को, मृदुतक। तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, मृदुतक, जिसे हम पैरेन्काइमा भी बोलते हैं भाई, इसके बने होते हैं। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 307, जिसमें पूछा है कि किसके बीजाणुओं में क्लोरोप्लास्ट होता है भाई। ऐसा हमसे पूछा गया है, ऐसे किसके बीजाणु हैं इनके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि ईस्ट है, राइजोपस है, फ्यूनेरिया है, या डायोप्टेरिस है। हमें ये 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से हमें एक बताना है। तो जवाब दीजिए भाई सभी लोग। तो आंसर जाएगा इसका कि क्लोरोप्लास्ट जो पाया जाता है ना, वो हमारा पाया जाता है किसके अंदर, फ्यूनेरिया के अंदर। फ्यूनेरिया, इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है भाई, इसके बीजाणुओं में। ठीक है, तो कलरफुल बीजाणु इसके होते हैं, क्लोरोप्लास्ट की वजह से रंगीन हमें वो दिखाई देता है। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 308, जिसमें पूछा है साइकस में परागकण किस माध्यम से होता है भाई। साइकस के अंदर परागण की क्रिया हमें दे रखी है। परागण मतलब एक पौधे के पुष्प से पराग कणों का किसी दूसरे पुष्प पर जाना भाई, क्या कहलाता है भाई, परपरागण। परागण भी दो तरीके का, स्वपरागण और परपरागण। फिलहाल हमसे पूछा है कि साइकस में परागण की क्रिया जो होती है ना, उसका माध्यम क्या है भाई। तो साइकस के अंदर जो परागण की क्रिया होती है ना, उसके लिए 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। क्या वायु के द्वारा होता है, क्या कीड़ों के द्वारा होता है, या जल के कारण होता है भाई, जल के कारण होता है, या मनुष्य के कारण होता है भाई। तो भाई ना तो कीड़ों के कारण ना ही जल के कारण। साइकस के अंदर, साइकस के प्लांट के अंदर जो परागण की क्रिया होती है ना, वो वायु परागण पाया जाता है। याद रखना है भाई सभी लोगों को। क्लियर? अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन हमें दे रखा है 309, जिसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म कहलाता है भाई। फास्ट कैलकुलेशन आपकी चल रही है, फटाफट सभी लोग आंसर, फटाफट अपने आंसर दीजिए। जिसका जो आंसर आए एक बार मैच कर लीजिए अपने इस क्वेश्चन। ठीक है, बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा पादप जीवित जीवाश्म कहलाता है भाई। पादप जीवित जीवाश्म कौन सा है? 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं कि पाइनस है, साइकस है, या मेटाशिकोया है, या फिर फर्न है। इन 4 ऑप्शन में से हमें बताना है भाई कि जीवित जीवाश्म हम किसको कहते हैं भाई, लिविंग फॉसिल्स किसे बोला जाता है भाई। तो जो हमारा आंसर है ना, वो चला जाएगा इसका क्या, बी वाला आंसर। साइकस को हम जीवित जीवाश्म कहते हैं भाई, याद रखना है भाई, लिविंग फॉसिल्स, फॉसिल्स बोला जाता है भाई, याद रखना है सभी लोगों को। ठीक, आंसर हमारा क्या हो जाएगा 309 का बी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 310। 310 में हमसे पूछा है कि मनुष्य और जानवरों की आंत में पाए जाने वाले एक जीवाणु का नाम बताइए भाई। मनुष्य जो है ना, मनुष्य की आंत में एक जीवाणु पाया जाता है, या जानवर हैं उनकी आंत में भी पाया जाने वाला एक जीवाणु है, उसका नाम सभी को बताना है भाई। वो हमारे शरीर के लिए क्या है भाई, लाभदायक है। तो भाई 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। क्या बैसिलस ब्रेविस है, इश्केरिया कोलाई है, स्टेप्टोकोकस लैक्टिस है, या सुडोमोनास सेट्राई है। तो भाई जिसको हम बोलते हैं भाई ई कोलाई, शॉर्ट में बोला जाता है इसको क्या, ई कोलाई, कोलाई। ये एक जीवाणु है भाई, जीवाणु जो क्या है, मानव और अन्य जानवर जो है ना,
उनकी आंत में देखने को मिलता है भाई, याद रखना है। इंटेस्टाइन के अंदर पाया जाता है, आंत के अंदर, तो याद रखना है भाई, जिसे हम इशीरिया कोलाई कहते हैं। आंसर हमारा 310 का क्या हो जाएगा, बी वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन नोट कीजिए भाई सभी लोगों, 311, जिसने हमसे पूछा है कि प्लाज्मिड क्या है भाई। सभी लोगों ने नाम सुना होगा अक्सर के प्लाज्मिड क्या होते हैं भाई। तो प्लाज्मिड कुछ नहीं है भाई, हमारे पास आनुवंशिक पदार्थ हैं जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, क्या कहलाते हैं, प्लाज्मिड कहलाते हैं भाई। गुणसूत्र के अलावा हमारे शरीर के अंदर कुछ और संरचनाएं जो पाई जाती हैं, जिन्हें हम अपनी जेनेटिक्स के अंदर बहुत ज्यादा इनका उपयोग करते हैं, उन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, प्लाज्मिड कह देते हैं भाई। तो आंसर हमारा इसका चला जाएगा कि जीवाणु के आनुवंशिक पदार्थ हैं जो क्रोमोसोम से बाहर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं भाई, हमारे प्लाज्मिड कहलाते हैं। तो डी आंसर इसका हो जाएगा। क्लियर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं, ऑप्शन देखिए चारों। मनुष्य का एक कवक जनित रोग है, मनुष्य के अंदर होने वाला एक कवक जनित रोग कौन सा, मतलब जो कवक से होता है। कवक मतलब जिसको हम कहते हैं क्या, फंजाई भाई। ये नाम भी याद रखना है आपको, फंजाई भी बोला जाता है इसको, फफूंद भी बोला जाता है भाई। फंगल डिजीज जो होती है ना, वो फफूंद फफूंद ठीक है, ये कवक ही है हमारा। तो ये हमें बताना है क्या तपेदिक है या प्लेग है या रिंगवॉर्म है, ऐसी कौन सी बीमारी है जो इसकी वजह से हमें देखने को मिलती है मनुष्य के अंदर। तो भाई जो फंगल जो डिजीज है ना मनुष्य के अंदर, वो हमें सबसे ज्यादा देखने को मिलती है। दाद खाज खुजली जो है ना, वो हमारे कवक जनित बीमारियां हैं। ये नमी की वजह से ऐसा देखने को मिलता है। जैसे अभी बरसात का जो समय चल रहा है, तो बरसात के समय में अक्सर हमें लोग बागों के यहाँ जहाँ नमी ज्यादा बनी रहती है, वहां पे हमें यही रिंग वॉर्म जिसे हम कहते हैं, दांत खाज खुजली ऐसी समस्याएं देखने को मिलती हैं, जो कि कवक से होने वाली बीमारी है या फंजाई से होने वाली है या फफूंद से होने वाली बीमारी है। तो वही आंसर हमारा चला जाएगा इसका क्या, रिंग वॉर्म के नाम से जिन्हें जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 313, रसायन प्रयोगशाला में उपयोग में लाए जाने वाला लिटमस पत्र जो होता है ना, अक्सर हमने नाम सुना हुआ है कि लिटमस पत्र जे हमारे अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए क्या होता है भाई, आवश्यक होता है भाई। ये किससे बनाया जाता है भाई, इसका नाम हमें याद रखना है भाई। सभी लोग चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं, क्या हरी शैवाल से बनाया जाता है, या फिर लाइकेन से बनाया जाता है, या फिर कवक से बनाया जाता है, नील हरित शैवाल से बनाया जाता है। ये चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं भाई सभी लोग। तो सभी लोग अपने अपने जवाब दीजिए। तो आंसर जाएगा इसका क्या, लाइकेन, जिसे हम कहते हैं भाई लाइकेन। स्पेलिंग इसकी लिखी हुई है लाइकेन। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका चला जाएगा भाई। लाइकेन के पौधे से लिटमस पत्र बनाया जाता है। यही लिटमस पत्र अम्ल और क्षार की पहचान करने में क्या होता है भाई, आवश्यक होता है। दूसरा, लाइकेन जो है ना, वो एक संबंध है भाई। लाइकेन किसी जीव का नाम नहीं है, ये एक संबंध है भाई। अब किसका संबंध है वो बात हमें याद रखनी है भाई। ये शैवाल और कवक का संबंध है भाई। किसका, शैवाल जिसे हम एल्गी कह रहे हैं, अभी पढ़ रहे हैं, और दूसरा कवक का। कवक का जो संबंध तो है, लेकिन कैसा संबंध है भाई, ये है कि सहजीवता का संबंध है भाई, याद रखना है आपको। सहजीवता, सहजीवता का संबंध है, दोनों को इसमें फायदा होता है। ठीक है, दोनों जीव इस तरीके से जीवन यापन करते हैं कि दोनों को फायदा होता है इसके अंदर। तो आंसर हमारा भी चला जाएगा 313 का। क्वेश्चन नंबर अगले की तरफ चलते हैं, 314, जिसमें हमसे पूछा है कि लाइकेन उदाहरण है भाई। अभी पढ़ा था हमने, लाइकेन किसका उदाहरण है भाई। अगला क्वेश्चन यही है हमारा, लाइकेन किसका उदाहरण है भाई। तो याद रखना है सभी लोगों को, सहजीवता हमारा ऑप्शन फिर से चला जाएगा। सहजीवता का उदाहरण जस्ट अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था। अगला क्वेश्चन, थोड़ा फास्ट रिवीजन आपका चल रहा है भाई, सभी लोग इन क्वेश्चनों को एक बार प्रैक्टिस कीजिए। एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है जो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। चाहे आपका कोई सा भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हो, चाहे रेलवे का एग्जाम दे रहे हो, एसएससी हो आपका, एसएस के अंदर एमटीएस हो, सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, या सीजीएल हो, कोई सा भी एग्जाम आप यहाँ भी देना चाहता है, स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम हो, एमपी गवर्नमेंट का कोई भी अपना एग्जाम हो, उसके अंदर जहाँ साइंस का वेटेज आपसे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो बड़े तगड़े लेवल से आपसे पूछी जा रही है, तो आप एक बार इन क्वेश्चनों को जरूर प्रैक्टिस करके जाइए। तो बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, 315, जिसमें हमें प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है। ऐसा कौन से उसमें दे रखा है भाई, प्रकाश ऊर्जा को हम रासायनिक ऊर्जा के अंदर बदल देते हैं, ऐसी कौन सी प्रक्रिया है जो है हमें दे रखी है भाई, इसमें देख के हमें बताना है। क्या पाचन के द्वारा प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं, नहीं। क्या बाष्पोत्सर्जन, नहीं। क्या श्वसन, नहीं। क्या प्रकाश संश्लेषण, यस हाँ, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा जो सूर्य की जो ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा हमारी केमिकल एनर्जी में बदल जाती है भाई, केमिकल एनर्जी में बदल जाती है भाई।
यानी रासायनिक ऊर्जा में हम उसको क्या कर लेते हैं, परिवर्तन। तो प्रकाश संश्लेषण जिसे हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं, जो कि हरे पेड़ पौधों के द्वारा किया जाता है। तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया किसके अंदर हो रही है भाई, ये बात भी आपको याद रखना है भाई। ग्रीन प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस की क्रिया जो हो रही है उसके द्वारा वो रासायनिक ऊर्जा में बदल देते हैं किसको, सूर्य को, सूर्य की ऊर्जा को या प्रकाश ऊर्जा को। तो आंसर हमारा डी चला जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन जिसमें हमसे पूछा है कैंसर, क्वेश्चन नंबर 316, कैंसर नहीं, केसर, केसर प्राप्त होती है भाई, केसर प्राप्त होती है भाई। अक्सर नाम सुना होगा सभी लोगों ने। केसर हमें प्राप्त होता है भाई किससे, ये ऑप्शन है हमारा, जिसे हम सेफ्रॉन बोलते हैं भाई। नाम एक और याद रखना है, सेफ्रॉन। केसर किससे प्राप्त होती है भाई, चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। क्या हिबिस्कस के पुंकेसर से, या फिर क्रोकस पादप के वर्तिका से, या इंडिगो फेरा की जड़ से, या मूसा के दल से भाई। तो इसको याद रखना है सभी को कि जो क्रोकस होता है ना, उससे हमें ये केसर प्राप्त होती है भाई, क्रोकस। बी नंबर आंसर, बी ऑप्शन आपका इसका चला जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन दे रखा है शिनकोना के पौधे के किस भाग से मलेरिया की एक औषधि जिसका नाम है कुनैन प्राप्त की जाती है भाई। मलेरिया की एक दवाई, बहुत फेमस दवाई, जिसका नाम है क्या, कुनैन। कुनैन किस पौधे से प्राप्त की जा रही है भाई, सिनकोना के पौधे से प्राप्त की जा रही है। तो वो पौधे के किस भाग से, क्या पत्ती से, क्या तने से, क्या छाल से, या उपरोक्त सभी से कहां से प्राप्त की जाती है। बात ये आपको याद रखना है भाई सभी लोगों को। तो ये प्राप्त होती है हमें किससे, छाल से भाई। सिनकोना की जो छाल होती है, जिसे हम कॉर्क या बार्क कहते हैं भाई, उससे हमें ये प्राप्त होती है। तो ऑप्शन हमारा इसका क्या हो जाएगा, सी। 317 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्लियर, डन। अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाई होता है क्या भाई, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में क्या एटीपी का निर्माण होता है, उत्पन्न ऑक्सीजन CO2 से आती है, कोई एटीपी का निर्माण नहीं होता है, या जल माध्यम के रूप में आवश्यक है परंतु यह क्रिया में कोई भाग नहीं लेता है। इस तरीके से चार ऑप्शन आपको दे रखे हैं भाई। तो सबसे मेन इसका जो रोल है ना, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जिसे हम फोटोसिंथेसिस कह रहे हैं भाई, तो इस फोटोसिंथेसिस की क्रिया के अंदर जो ग्रीन प्लांट है ना, वो एटीपी का फॉर्मेशन करते हैं भाई। इसका पूरा नाम है एडिनोट्राइफॉस्फेट, जो कि हमारे शरीर की ऊर्जा है भाई, एनर्जी है भाई, ऊर्जा मुद्रा कहते हैं भाई इसको। हम क्या कहते हैं, ऊर्जा मुद्रा, ऊर्जा मुद्रा इसको बोला जाता है भाई। तो मेन यही है कि फोटोसिंथेसिस की क्रिया में, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में एटीपी का क्या होता है भाई, निर्माण। तो ऑप्शन ए हमारा इसका क्या हो जाएगा, क्लियर, डन। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 319, जिसमें पूछा किडवन फर्मेंटेशन जिसे हम कहते हैं, कि खोजकर्ता कौन थे। मतलब एक तरीके से भोजन का सड़ना, यही फर्मेंटेशन है। दूध से दही का बनना, ये भी हमारी एक किडवन की क्रिया है, फर्मेंटेशन की क्रिया है, जिसमें एक लंबी प्रोसेस है भाई, 5-7 घंटे के अंदर ये प्रोसेस क्या होती है आपकी, एक कंप्लीट होती है। इस तरीके से दूध से दही भी बनता है। तो किडवन या फर्मेंटेशन के जो खोज करता थे ना, वो थे हमारे कौन, चार ऑप्शन हमें दे रखे हैं। क्या बुकनर हैं, क्या ब्लैकमैन हैं, या पास्चर हैं, या कैल्विन है भाई। इनका नाम सभी को याद रखना है, लुईस पास्चर जिन्हें हम कहते हैं भाई, लुईस पास्चर। इनके द्वारा इसकी क्या की गई थी, खोज। तो भाई याद रखना है क्वेश्चन का आंसर, किडवन के खोजकर्ता कौन थे भाई, लुईस पास्चर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश भाई का परिवर्तन गतिज ऊर्जा में होता है, या फिर प्रकाश का परिवर्तन रासायनिक ऊर्जा में होता है, या फिर प्रकाश की CO2 और H2O पर सीधी क्रिया होती है, या फिर प्रकाश एक उत्प्रेरक का कार्य करता है। क्या रोल है भाई यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, किसका, प्रकाश का भाई। तो ये आपको बताना है कि प्रकाश संश्लेषण में प्रकाश का क्या रोल है भाई। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो प्रकाश ऊर्जा है ना, उसका परिवर्तन हो जाता है भाई। अभी हमने पढ़ा था किसमें, रासायनिक ऊर्जा में भाई, रासायनिक। तो बी ऑप्शन हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थ मुक्त स्थानांतरित होते हैं भाई। हाँ बिल्कुल सही बात है कि पेड़ पौधों के अंदर फ्लोएम के द्वारा भोज्य पदार्थों का परिवहन होता है, और जाइलम के द्वारा जलों और खनिज पदार्थों का परिवहन होता है। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछा गया, फ्लोएम द्वारा खाद्य पदार्थों का परिवहन होता है, किस रूप में होता है भाई। क्या फ्रक्टोज के रूप में, क्या ग्लूकोज के रूप में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्या सुक्रोज के रूप, या फिर स्टार्च के रूप में। ये बात हमें याद रखना है। तो आंसर जाएगा हमारा क्या, सी, सुक्रोज के रूप में फ्लोएम के द्वारा खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण एक स्थान से दूसरे स्थान तक होता है। क्लियर। बाद बाकी हम जानते हैं कि फ्रक्टोज है, ग्लूकोज है, ये हमारी बहुत मीठी शुगर है, अत्यधिक मीठा होता है। फ्रक्टोज हमारा जो शहद है उसके अंदर पाया जाता है, और फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के द्वारा इनका निर्माण होता है। ठीक है।
जो हमारे एक प्रकार के कार्बोहाइड्रेट हैं। क्लियर, तो आंसर हमारा हो जाएगा क्या, सुक्रोज। अगला क्वेश्चन, अधिकांश स्वपोषी पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं। अधिकांश स्वपोषी पादप मतलब जो अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं, मतलब किस क्रिया के द्वारा, वही बार बार क्वेश्चन आपके लिए घुमा फिरा के आ रहा है, फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय होता है भाई, पादप ऊर्जा का किस रूप में संचय करते हैं भाई, तो वो ऊर्जा जो संचय होती है ना, वो जिसके रूप में, वो स्टार्च के रूप में संचय होती है भाई। पेड़ पौधों के अंदर स्टार्च पाया जाता है, और जो कि एक प्रकार का क्या है भाई, आपका कार्बोहाइड्रेट है भाई, याद रखना है, कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट है भाई। आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है 323, द्विनाम पद्धति का अर्थ है कि प्रत्येक जीव के, भाई द्विनाम पद्धति भाई, जीव पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव जंतु हैं, उन जीव जंतुओं को के सभी के वैज्ञानिक नाम दिए गए थे। वैज्ञानिक नाम चाहे वो पादप हो उसका भी दिया गया, चाहे वो जंतु हो चाहे उसका भी वैज्ञानिक नाम दिया गया है। तो भाई इसका मतलब क्या है भाई, दो नाम, द्विनाम पद्धति का मतलब है कि कोई भी जीव जो होगा ना, उसका जो वैज्ञानिक नाम जो होगा ना, वो दो भागों से मिलकर बना होगा। एक भाग उसकी जाति होगी भाई, और दूसरा भाग उसका क्या होगा भाई, वंश। दो भागों से मिलकर बनता है, इसलिए नाम पड़ गया क्या, द्विनाम पद्धति। ठीक है ना भाई। वंश को हम कहते हैं क्या, उसका जीनस, और जाति को कहते हैं हम उसकी स्पेसीज। भाई ये नाम भी याद रखना, स्पेसीज, और ये वंश हमारा जीनस कहलाता है, जीनस। ये क्लियर हुआ आप, ठीक है। तो अब ऑप्शन चेक करते हैं हम, कौन कौन से ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ये दो नाम है, एक वैज्ञानिक का दूसरे का नहीं भाई। एक नाम जीनस और दूसरा स्पीसीज जाति के शब्द होते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो ऑप्शन हमारा चला जाएगा इसका क्या, बी। याद रखना भाई सभी लोग। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, विकिरण ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। भाई चार ऑप्शन ऐसे हमें दे रखे हैं कि विकिरण ऊर्जा जो है ना, वो रासायनिक ऊर्जा के रूप में एकत्रित की जाती है। कहाँ भाई, कहाँ करने वाले हैं, संचित भोजन के रूप में करने वाले हैं। संचित भोजन के रूप में कौन करेगा भाई, प्लांट करेंगे, तो प्लांट के अंदर ऐसा होने वाला है। तो ऑप्शन हमारा इसका चला जाएगा संचित भोजन, ए। क्लियर। अगला क्वेश्चन, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, प्रकाश प्रक्रिया में क्या होता है भाई। प्रकाश संश्लेषण 326 क्वेश्चन हमें दे रखा है कि जल के अणुओं का विघटन होता है। तो भाई आप लोगों ने नाम सुना होगा कि जब प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया हो रही होती है, प्रकाश संश्लेषण की जब अभिक्रिया हो रही होती है, उसमें क्या होता है भाई, जल के जो अणु होता है ना, उससे तो विघटन होता है, और उससे हमें प्राप्त होता है क्या भाई, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। जल के अणु से क्या प्राप्त होता है भाई, ऑक्सीजन प्राप्त होता है। भाई बात तो सही है। क्या है कि देखो, फोटोसिंथेसिस की क्रिया जब हो रही होती है, तो उससे हमें क्या मिलने वाला होता है भाई, ऑक्सीजन मिल रही होती है। पेड़ पौधे मतलब क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन। तो जो ऑक्सीजन जो आती है ना, वो किससे आती है भाई, जल से। ये बात आपको याद रखना है। पानी से हमें जो ऑक्सीजन मिलती है, उसी ऑक्सीजन का उपयोग हम कर रहे होते हैं। तो आंसर हमारा इसका क्या चला जाएगा, ए वाला। क्लियर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 327 में हमसे पूछा है कि भूमि में जल मूल रोम में प्रवेश करता है भाई। ऐसा हमसे क्वेश्चन पूछा गया है कि भूमि में जल मूल रोम में प्रवेश करता है। भाई मूल रोम क्या है भाई, पेड़ पौधों के अंदर पाई जाने वाली जड़ें, जिन्हें हम क्या कहते हैं, रूट। मूल रोम, रूट हेयर भी होते हैं। क्या एक मेन जड़ है, मेन जड़ से भी हमारी छोटी छोटी ब्रांचें, शाखाएं निकलती हैं, जिन्हें हम क्या कह देते हैं भाई, मूल रोम बोल देते हैं भाई। ठीक है, रूट हेयर जिनको बोला जाता है। तो भूमि से जल मूल रोम में प्रवेश करता है भाई, बिल्कुल सही बात है कि जड़ों के माध्यम से ही पेड़ पौधे पानी को क्या करते हैं, अवशोषित। ठीक है, जिसके अंदर रूट हेयर एक मेन जड़ होती है, उन जड़ों से छोटी छोटी ब्रांचें फिर से निकली रहती हैं। तो भाई ये किस माध्यम से पानी प्रवेश करता है। ऐसे चार ऑप्शन है, स्फीति दाब के कारण, या वायुमंडलीय दाब के कारण, या चूषण दाब के कारण, या फिर परासरण दाब के कारण। ऐसा ऑप्शन में हमें दे रखा है। तो ये ऑप्शन हमारा जहाँ जाएगा कि चूषण दाब के कारण ऐसा होता है भाई। पौधा पानी को जड़ों के माध्यम से क्या करता है, ऊपर खींच रहा होता है। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा हमारा ये वाला। अगला क्वेश्चन है, प्लाज्मा झिल्ली। प्लाज्मा झिल्ली भाई क्या करती है भाई, तो हमारी जो कोशिका होती है ना, कोशिका की जो बाहर की जो बाउंड्री है ना, जंतु कोशिका की जो बाहर की बाउंड्री है, उसी को हम बोलते हैं भाई प्लाज्मा झिल्ली। एक और बाउंड्री और मिल जाती है, जिसे हम कहते हैं क्या, कोशिका भित्ति, जो कि प्लांट हमें देखने को मिलेगी। मतलब कोशिका भित्ति प्लांट में मिलेगी, और कोशिका झिल्ली एनिमल सेल में मिलेगी। अब एनिमल सेल के अंदर कोशिका भित्ति देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन प्लांट सेल के अंदर कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली दोनों मिलती है। मतलब पादप कोशिकाओं की सबसे भारी भित्ति क्या कहलाती है, कोशिका भित्ति, और जंतु कोशिकाओं के अंदर की बाहर की भित्ति क्या कहलाती है, प्लाज्मा झिल्ली भाई। तो इसका काम क्या है भाई, इसके रोल की बात करते हैं। प्लाज्मा झिल्ली
तो क्या ये प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करती है, या केवल जल के कोशिका में प्रवेश और निकास को नियंत्रित करती है, कोशिका में जल खनिजों के प्रवेश या निकास को नियंत्रित करती है, या फिर पादप कोशिका के कोशिकांगों की क्या करती है, सुरक्षा करती है भाई। तो इसका काम यही है कि भाई कोशिका में जल खनिज लवण के प्रवेश या निकास को क्या करती है भाई, नियंत्रित करती है भाई। ये है हमारा इसका आंसर 328 का। क्लियर। अगला क्वेश्चन 329, जिसमें हमसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे उपयोगी तरंग की लंबाई क्या होती है भाई। प्रकाश, सूर्य का प्रकाश है, उसके अंदर तो 7 रंग पाए जाते हैं, उन 7 रंगों में से सबसे अच्छा प्रकाश कौन सा होता है भाई, जिसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया क्या होती है भाई, सबसे अधिक होती है। ये बात याद रखना है भाई। तो फोटोसिंथेसिस की जो प्रोसेस होती है ना, वो सबसे अधिक होती है किसके अंदर, लाल रंग के अंदर, लाल रंग के अंदर। याद रखना है भाई सभी लोगों को। और सबसे कम जो होती है ना, वो होती है बैगनी रंग के अंदर भाई। ये 2 बातें आपको याद रखना है कि बैगनी रंग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे कम होती है और लाल रंग के अंदर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। ठीक है ना। लेकिन जो हमारा हरा रंग है, हरा रंग, इसमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस बिल्कुल भी नहीं होता है। क्लियर। तो भाई देखते हैं प्रकाश संश्लेषण में सबसे उपयोगी तरंगदैर्घ्य की लंबाई क्या है, या तरंगदैर्घ्य कौन सी है। तो भाई तो लाल रोशनी में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 330, जिसमें पूछा है भारत में सबसे अधिक खाया जाने वाला अनाज कौन सा है भाई। बिल्कुल क्लियर। 4 ऑप्शनों को देख के आप खुद बता सकते हैं कि गेहूं है, मक्का है, बाजरा है या चावल है। तो भारत में सबसे ज्यादा खाया जाने वाला है हमारा कौन सा, चावल। ये अनाज में चला जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन, वन अनुसंधान संस्थान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI भाई, ये कहाँ स्थित है भाई। सबको याद रखना है भाई ये कि ये वन अनुसंधान फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है भाई। तो ये है हमारी कहाँ, देहरादून में भाई। तो आंसर का चला जाएगा इसका क्या, डी। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अवांछनीय पौधों को क्या कहते हैं भाई। फसल के साथ जो अवांछनीय पौधे जो उगे आते हैं उन्हीं को तो हम नाम देते हैं भाई, क्या घास है, क्या रीड्स है, या खरपतवार है, या झूप है भाई। तो उनको नाम देते हैं हम क्या, खरपतवार। क्लियर। अगला क्वेश्चन CO2 का उपयोग किस में होता है भाई। अगला क्वेश्चन हमसे ये पूछा है कि CO2 का उपयोग किस में होता है, या प्रकाशक क्रिया में, या अंधकार क्रिया में, या फोटोलिसिस द्वारा, या ग्रेना के निर्माण में भाई। तो प्रकाश की जो क्रिया हो रही है ना हमारे पास, प्रकाश संश्लेषण क्रिया, तो उसमें जो हमारी एक लाइट रिएक्शन और एक डार्क रिएक्शन होती है भाई। तो उसमें जो हमारी डार्क रिएक्शन है, जिसको हम अंधकार प्रक्रिया कहते हैं, वहां पर CO2 का क्या किया जाता है, उपयोग। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा, पौधों में CO2 का अवशोषण और O2 का निष्कासन किस क्रिया से होता है भाई। ये हमें बताना है भाई। ऐसी कौन सी प्रक्रिया है कि जिसके द्वारा पेड़ पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन को क्या करते हैं, छोड़ते हैं। उस प्रक्रिया का नाम हमें बताना है। तो वो प्रक्रिया सभी लोगों को याद है भाई, प्रकाश संश्लेषण है, फोटोसिंथेसिस। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है भाई। ऐसा कौन सा भाग है, केंद्रक में है, क्लोरोप्लास्ट में है, या माइटोकॉन्ड्रिया में है, या फिर गोल्गी काय में है। तो कोशिका के किस भाग में भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन होता है भाई। तो ये है हमारा आंसर चला जाएगा क्या, माइटोकॉन्ड्रिया में भाई ऐसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऐसा होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का क्या कहते हैं हम, पावर हाउस भी कहते हैं। इसी के अंदर ATP का क्या हो रहा होता है भाई, फॉर्मेशन हो रहा होता है। और ये हमारे शरीर की ऊर्जा मुद्रा, एनर्जी करेंसी कहलाती है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का प्रथम चरण क्या है भाई। सबसे पहली स्टेप जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया हो रही है, तो वो पहली स्टेप क्या होगी भाई। क्या कार्बन डाइऑक्साइड का एक 5 कार्बन से संलग्न होना, ATP का निर्माण होना, या फिर जल का अपघटन जिससे ऑक्सीजन मिलेगी, या फिर पर्णहरिम के इलेक्ट्रॉन का प्रकाश के फोटोन द्वारा उत्तेजन भाई। डी ऑप्शन इसका क्लियर जाएगा आपका। क्लियर। अगला क्वेश्चन, बाष्पोत्सर्जन नापने का यंत्र कौन सा है भाई। नाम बताना है। बाष्पोत्सर्जन, पेड़ों के अंदर जो बाष्पोत्सर्जन की क्रिया जो हो रही होती है वो किसके द्वारा मापी जाती है भाई। 4 ऑप्शन है, फोटोमीटर, ऑक्सेनोमीटर है, हाइड्रोमीटर है, इलेक्ट्रोमीटर। क्वेश्चन नंबर 337 का भाई जवाब दीजिए सभी लोग। तो बाष्पोत्सर्जन की दर है ना, उसको मापने वाला जो यंत्र है ना, उसे हम बोलते हैं फोटोमीटर। तो आंसर ए हमारा इसका क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पौधों में जल का संवहन किस मार्ग से होता है भाई। जी हमें बताना है। पौधों के अंदर जल का संवहन किससे होता है भाई। जल का संवहन तो जाइलम के द्वारा होता है। और भोज्य पदार्थों का संवहन पेड़ पौधों के अंदर
फ्लोएम के द्वारा होता है। तो भाई आंसर हमारा इसका चला जाएगा जाइलम। जाइलम और फ्लोएम दो संवहनी ऊतक पेड़ पौधों के अंदर पाए जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण कहाँ होता है? भाई कोई भी कोशिका है उसके अंदर भोजन जो है ना या ग्लूकोज जो है ना उसका ऑक्सीकरण होता है। उस ऑक्सीकरण से ही हमें क्या प्राप्त होती है भाई? ऊर्जा प्राप्त होती है, और ये ऊर्जा ही हमारे शरीर की क्रियाओं का क्या करती है? संचालन। तो ऐसा कहाँ हो रहा है भाई? इस बात को हमें याद रखना है। तो कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण होता है हमारे कहाँ? कोशिका द्रव में। भाई इस बात को याद रखना है भाई, जिससे हमें क्या प्राप्त होती है भाई? जिसे हम ऊर्जा जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। क्लियर। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा इसका? साइटोप्लाज्म। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज अंत में परिवर्तित हो जाता है। भाई ग्लाइकोलाइसिस भी हमारे पास एक प्रोसेस है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है ना वो प्रोसेस है। तो वो काय में टूटता है भाई? तो ग्लूकोज टूट जाता है हमारा पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में परिवर्तित हो जाता है। तो भाई पहला ही ऑप्शन हमें दे रखा है, पायरुविक अम्ल के 2 अणुओं में टूट जाता है। 340 का जवाब हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन 341, ग्लूकोज के एक अणु के पूर्ण ऑक्सीजन से कितने एटीपी का निर्माण होता है? भाई अक्सर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आपका जी, कि ग्लूकोज के एक अणु से कितने एटीपी के अणुओं का निर्माण होता है? भाई तो आपका जवाब जाएगा क्या? 338 एटीपी का क्या होता है? निर्माण होता है। क्लियर। वायवीय श्वसन के अंदर। अगला है पौधों में मुरझान विल्टिंग किसकी अधिकता से होता है? जी अक्सर आपने देखा होगा कि पौधे जो होते हैं ना वो मुरझा जाते हैं। वो मुरझाने की क्रिया काय की वजह से हो रही है? जब पेड़ पौधों के अंदर अत्यधिक वाष्पोत्सर्जन हो जाए, यानी बहुत ज्यादा मात्रा में पानी का निकलने लगे, भाप बन के या भाप बन के उड़ने लगे, तो इसे हम कहते हैं क्या? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया। इसलिए पौधे क्या हो जाते हैं? फिर मुरझा जाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, कौन सा पदार्थ श्वसन तथा प्रकाश संश्लेषण दोनों में कार्य करता है? ये 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं। ऐसा कौन सा पदार्थ है जो हमारा श्वसन की क्रिया में भी काम करता है और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में काम करता है? क्या वो प्रकाश ऊर्जा है, क्या वो क्लोरोफिल है, क्या वो साइटोक्रोम है, या फिर वो माइटोकॉन्ड्रिया है? ये दोनों में बताना है। तो हमारे पास एक ऐसा पदार्थ है जो इसको हम साइटोक्रोम कहते हैं, जो हमारा श्वसन भी जो हो रहा है उसमें भी काम करता है, श्वसन की जो क्रिया हो रही है उसमें, और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया फोटोसिंथेसिस जो है ना उसमें भी काम करता है। तो मतलब रेस्पिरेशन में भी काम करने वाला है आपका, और फोटोसिंथेसिस में भी काम करने वाला है। कौन? साइटोक्रोम। क्लियर। तो आंसर हो जाएगा साइटोक्रोम। अगला क्वेश्चन, अधिकतर पौधे भूमि से किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं? अधिकतर जो पौधे होते हैं वो जमीन से नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन अक्रिय गैस होती है और डायरेक्ट पौधे उनको गैस के रूप में ग्रहण नहीं कर सकते हैं। तो पहले नाइट्रोजन को विभिन्न विभिन्न प्रकार के पदार्थों में परिवर्तित होना पड़ता है। इसको बदलने के लिए बहुत सारे बैक्टीरिया हैं, जीवाणु हैं, वो परिवर्तित करते हैं। कुछ नाइट्रोजन मिट्टी में मिल जाती है और उससे वो उसको प्राप्त करते हैं। तो भाई इसका जवाब जाएगा कि नाइट्रेट्स के रूप में। भाई नाइट्रेट्स के रूप में पौधे अक्सर नाइट्रोजन को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। भाई नाइट्रेट NO3- के रूप में ग्रहण करते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला है अनॉक्सी श्वसन, मतलब जो वायु की अनुपस्थिति में हो रहा है, में शर्करा के अपूर्ण ऑक्सीकरण से क्या बनता है? भाई हाँ बिल्कुल सही बात है। पूर्ण ऑक्सीकरण से तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कह रहे हैं, वायवीय श्वसन, सॉरी जिसको हम वायवीय श्वसन कह रहे हैं। लेकिन जब अपूर्ण ऑक्सीकरण होता है उस समय पे क्या बनने वाला है? तो अनॉक्सी श्वसन जिसे हम कह रहे हैं उस समय पर बनता है हमारे पास क्या? एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। भाई याद रखना है सभी लोगों को। आंसर डी क्लियर हो जाएगा इसका। क्लियर। अगला है क्रेब चक्र के द्वारा संश्लेषण होता है। भाई क्रेब चक्र भी पेड़ पौधों के अंदर अक्सर आपने होने वाली प्रक्रिया का नाम सुना होगा कि क्रेब चक्र की भी क्रिया पेड़ पौधों के अंदर हो रही है। इसमें क्या होता है भाई? तो इसके अंदर होता है क्रेब चक्र का संश्लेषण होता है, और फ्यूमेरिक अम्ल का क्या होता है भाई? निर्माण होता है। तो ग्लूकोज एटीपी नहीं, कहाँ जी, फ्यूमेरिक अम्ल का क्या होता है? निर्माण। बाकी का लैक्टिक अम्ल और ये कुछ नहीं भाई, फ्यूमेरिक अम्ल का निर्माण होता है पेड़ पौधों के अंदर। क्लियर। अगला क्वेश्चन नंबर 347 पर हम पहुंच चुके हैं। पौधों के जीवन में पुष्प की मुख्य भूमिका क्या है भाई? पुष्प क्या है भाई पौधों के जीवन में? क्या उनके जीवन में पुष्प की कोई ऐसी भूमिका है भाई? तो हाँ भाई बिल्कुल सही बात है कि पौधों के जीवन में पुष्प की बहुत ज्यादा भूमिका होती है। ठीक है ना। ये परागण के लिए भी आवश्यक होता है भाई। ठीक है ना। परागण के लिए कीट पतंगों को भी आकर्षित करता है, मधु एवं सुगंध का भी स्त्रावण करता है। भाई बिल्कुल बात तो सही है। वंश वृद्धि भी करता है, हार्मोन का निर्माण भी करता नहीं, हार्मोन वगैरह का निर्माण तो नहीं करता है। वंश वृद्धि के लिए तो हमें बीज चाहिए, फल फूल की आवश्यकता पुष्प की नहीं है। लेकिन
इंपोर्टेंट ये दोनों लाइन हैं हमारे पास कि मधु एवं सुगंध का भी स्त्रावण करेगा और परागण के लिए कीट पतंगों के लिए भी अपनी ओर क्या करता है, आकर्षित करता है। ये बात भी सही है। तो भाई इस या फिर ये सॉरी मधु एवं सुगंध से बेस्ट है ये वंश वृद्धि भाई, वंश वृद्धि सॉरी। तो हम हटा देते हैं किसको, ए को। बी और सी ऑप्शन हमारे इसके सही हो जाएंगे भाई, बी एंड सी। परागण के लिए कीट पतंगों को आकर्षित करना और वंश वृद्धि, क्योंकि फूल जब बनेगा तभी जाके पौधों में क्या लगते हैं, फल, और फल से ही फिर बीज बनेंगे, उन बीजों से ही हम उसकी वंश की पौधे की क्या कर सकते हैं, वृद्धि कर सकते हैं। तो सी एंड बी इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर, दोनों आंसर याद रखना है भाई, सी एंड बी। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन, चावल भारत में सबसे अधिक खाए जाने वाला अनाज अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। भाई चावल पर एक रिसर्च इंस्टीट्यूट खोली गई है, वो रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है भाई, ये आपको याद रखना है। तो चावल अनुसंधान संस्थान कटक उड़ीसा में है भाई, ये बात आपको याद रखनी है भाई सभी लोगों को, उड़ीसा कटक में है भाई। आंसर हमारा हो जाएगा ए। क्लियर, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें किस कुल से संबंधित होती हैं। भाई पेड़ पौधों के भी कुल होते हैं भाई, ग्रेमनी, क्रूसिफेरी, मालवेसी, कुकुरबिटेसी, ऐसे बहुत सारे कुल होते हैं पेड़ पौधों के भी। तो उसमें हमसे पूछा गया है कि संसार की अधिकतम खाद्यान्न फसलें, जो खाने वाली जो फसलें होती है ना, वो किस कुल से संबंधित होती हैं, वो आपको याद रखना है। तो अधिकतर जो फसलें हैं ना वो हमारे पास ग्रेमनी कुल से संबंधित होती हैं, ग्रेमनी, ग्रेमनी कुल। इसके अंदर ही हमारी जो है ना खाद्यान्न फसलें आती हैं भाई, खाद्यान्न फसल, जो खाने के लिए जिनका उपयोग किया जाता है, चाहे वो गेहूं हो, चावल हो, कुछ भी हो, जो इसी के अंदर आने वाली हैं, फूड क्रॉप्स जिन्हें हम बोलते हैं। तो ऑप्शन चला जाएगा, सॉरी ग्रेमनी तो नहीं है, ग्रेमनी सॉरी ये है दे रखा है, लिखने में यहाँ मिस्टेक हो गई है, ग्रेमनी। ठीक है, तो आंसर ए क्लियर हो जाएगा। और लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का हमारा 350, जिसमें हमसे पूछा है कि भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई। 4 ऑप्शन हमें दे रखे हैं, क्या पुणे में है, या पटना में है, या नई दिल्ली में है, या लखनऊ में है। सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब हमें दीजिए भाई, कहाँ पर स्थित है भाई, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है भाई। तो ये स्थित है हमारी कहाँ, नई दिल्ली में भाई, याद रखना है सभी लोगों को, न्यू दिल्ली में स्थित है भाई आपकी। तो भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान न्यू दिल्ली में। इस तरीके से आज की क्लास के हमारे 50 क्वेश्चनों का जो हमने टारगेट रखा था, वो क्लास 10 मतलब 10 पार्ट हम कंप्लीट कर चुके हैं। बाकी की और क्लासेज भी आपको यदि इनको भी डिस्कस करना है, पिछले क्वेश्चनों को भी आपको डिस्कस करना है, जिसमें हम 300 क्वेश्चन पहले सॉल्व करा चुके हैं, तो हमारी इस वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको उनकी लिंक मिल जाएगी, या आप प्ले लिस्ट में जाकर आप उनको स्टडी कर सकते हो भाई। क्लियर, तो ये थे हमारे कुछ आज की क्लास के 10th क्लास में के अंदर हमने 10वीं क्लास के अंदर आज 350 क्वेश्चनों को हमने कंप्लीट कर लिया है, और हमने आपसे 1000 क्वेश्चनों को सॉल्व कराने का एक टारगेट रखा हुआ है कि बायोलॉजी के अंदर मैं आपको 1000 क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूं। वैसे ही उसके बाद जैसे ही बायोलॉजी आपका कंप्लीट हो जाएगा, मैं फिर केमिस्ट्री आपको देने वाला हूं। केमिस्ट्री के क्वेश्चन है, फिजिक्स के क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन आपको देने वाला हूं। तो सभी लोग अगेन जिन लोगों ने अभी तक भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वो भाई अभी भी चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और अपने इन क्वेश्चनों को, जो भी क्वेश्चन अभी हमने डिस्कस किए थे, उनको बढ़िया से स्टडी करो, उनके आंसर नोट करो, और आपको जो कहीं ना कहीं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं। तो सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जिसके अंदर हम फिर से आपके लिए 50 क्वेश्चनों का टारगेट लेकर आएंगे, जो कि हमारी क्लास 11 रहेगी भाई। तो जब तक आप हमारी प्रीवियस क्लासेज जो भी आपको दे रखी हैं, उनके भी क्वेश्चनों को डिस्कस कीजिए, और इस क्लास के भी क्वेश्चनों को डिस्कस कीजिए। मिलते हैं आपसे तब तक के लिए अगली क्लास में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।